जो है उसकी रूपरेखा पढ़ेंगे। तो देखो, आधुनिक भारतीय इतिहास की रूपरेखा में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ना। आधुनिक भारतीय इतिहास की रूपरेखा, जिसमें अपन देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप पढ़ डांगा आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास की यदि आप बात करा तो के बात आप ध्यान रखनी है वो देखो आप। सब पहले आप देखांगा कि 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध। 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध, 14 जनवरी 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें मराठों की कमर टूट गई थी। तो वहां से आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत मानते हैं। वैसे तो इतिहास तो सतत अविरल बहने वाली धारा है, उसको कहीं से अपन ब्रेक कट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम जो 1761 के आसपास की घटना है वहां से हम देखना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा पहले का भी देख लेंगे ताकि हमें आइडिया आ जाएगा। जैसे आप अपनी किताब देखते हो तो वहां सबसे पहले उत्तरवर्ती मुगल शासक, वहां क्या लिखा होता है? उत्तरवर्ती या परवर्ती मुगल शासक, परवर्ती मुगल काल। लेकिन थोड़ा सा हम और बैक जाएंगे तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, ठीक है। फिर यहां से हम आगे स्टोरी को ले चलेंगे। तो सब पहले आप देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। तो देखो, वहां से हम आधुनिक भारत को देखेंगे। कहानी के कहानी गुरुजी ये ही तो वो थे, विश्व को मानचित्र देखने लाग रहे हो। ये विश्व का मानचित्र में यूरोप दिखने लाग रहा था ना, 7 महाद्वीप है, पता ही है आपको। वो अपना एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। क्लियर है तुमको गुरुजी? ये क्या है? ये ग्रीनलैंड है। और ये ग्रीनलैंड जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, महाद्वीप नहीं है। और ये ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? ये देखो देश डेनमार्क, इस डेनमार्क का अधिकार है। मैप में देखोगे तो इधर ऐसा लिखा मिलेगा। ठीक है, अभी थे पढ़े उसे कि अमेरिका ने किस पे अटैक किया था? वेनेजुएला। ये देखो वेनेजुएला। अब ये कह रहा है कि ये डेनमार्क भी क्या है हमारा है, बताया ना। सॉरी, डेनमार्क क्या, डेनमार्क के अधिकार वाला ग्रीनलैंड पर हम कब्जा कर लेंगे। समझ रहे हो बात? तो अपन ध्यान रखना। और ये वाला जो आप देख रहे हो ये यूरोप है। ये जो देख रहे हो ना ये क्या है? यूरोप है। यूरोप में वो देश देखने लग रहे थे, वो इटली है। ये नीचे भूमध्य सागर है, यूरोप और अफ्रीका के बीच। तो यूरोप के अंदर के पुनर्जागरण हो, पुनर्जागरण, फिर से जागना। यूरोप में पुनर्जागरण हो, पुनर्जागरण जब हो तो यूरोप को मध्यकालीन जो यूरोप को इतिहास है, बिना पर डार्क एज बोला, अंधकार युग बोला, यूरोप का, यूरोप के पूरे जो है समाज, मानव समाज भी पर चर्च गए वो कंट्रोल में रहता। मनुष्य की सारी एक्टिविटी चर्च के अकॉर्डिंग होती है। जैसे ब्याज लेना पाप है, समुद्र पार जाना पाप है। ठीक है, तो यूरोप में पुनर्जागरण हो, पुनर्जागरण धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, बिम कई नई चीज आई, भौगोलिक आविष्कार हुआ, वैज्ञानिक आविष्कार हुआ, भौगोलिक खोजों को बढ़ावा मिला। भौगोलिक खोज को बढ़ावा का मतलब क्या हो गया? भौगोलिक खोजों को बढ़ावा का मतलब वो लोग समुद्र पार जाने लगे। ठीक है, तो यूरोप में एक आदमी हो, जगह को नाम हो कोलंबस, याद है ना? कोलंबस ने तो कौन सी नई चीज को खोजा? अमेरिका को, 1492 कोलंबस। और एक व्यक्ति ये जो है ना, ये देखो स्पेन के बगल में पुर्तगाल, ये छोटा सा देश है ना पुर्तगाल, स्पेन के बगल में पुर्तगाल का एक व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, पुर्तगाल का वास्को डी गामा पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ इधर कहाँ आ गया? इंडिया आ गया। कब? 17 मई, 17 मई 1498। तो वास्को डी गामा पुर्तगाली था जो सबसे पहले केरल के तट पर आया, कई जहाजों का बेड़ा लेकर आया था वो। और फिर
यूरोप के बहुत सारे जो देश हैं उनमें आपस में होड़ मची, इधर उधर सब लोग गए, और भौगोलिक खोजों से नए नए क्षेत्रों का पता चला, और नए नए क्षेत्रों का पता चला तो फिर इनमें व्यापार वगैरह स्टार्ट हो गया। तो इस क्रम में पुर्तगाल के बाद और यूरोप के देश है वो लोग भी आए, तो क्योंकि ये वाला इलाका अपना वाला इलाका है, इंडिया वाला, है ना, ये थोड़ा उष्ण कटिबंध में पड़ता है, कि उष्ण कटिबंध के आसपास पड़ता है, तो गर्म जलवायु है, तो यूरोप का जगह कई देश आए, कई देश 6 देश आएंगे, जो अलग अलग देश आएंगे, कंपनी वह कंपनी बनी, और भारत और पूर्वी देशों के साथ वो कंपनियां व्यापार के उद्देश्य से हमारे हिंदुस्तान में आती है। तो इन वास्ते आधुनिक भारत में हम जो पहला चैप्टर हम देखेंगे वह यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। तो यूरोपीय कंपनियों का जब भारत आगमन की यदि हम बात करते हैं, तो यूरोप की कंपनियां जो भारत आई वो कितनी कंपनियां थी? 6। एग्जाम में पहला सवाल तो आपका यही बन जाता है, थोड़ा सा मैप से देख लेंगे तो याद रह जाएगा। यूरोप की 6 कंपनियां भारत आई, भारत आने वाले यूरोपीय कंपनियों का क्रम, इन कंपनियों का आने का क्रम पूछते हैं, कंपनियों का भारत आने का क्रम पूछते हैं। तो मैंने लिखा है ट्रिक PD EDFS, ठीक है, याद करो। आपको बताया था पी से क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। वास्को डी गामा आया था ना, पी से क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पी से क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। डी से क्या हो जाएगा? डच। ई से हो जाएगा EIC, मतलब इंग्लैंड वाली ईस्ट इंडिया कंपनी, हम इनको देखेंगे, चिंता मत करो, EIC। फिर डी आ गया, डी से क्या हो जाएगा? डेनिस। अब इसको ध्यान रखना है क्योंकि डी 2 बार है, एक 2 नंबर पर डी है, एक 4 नंबर पर डी है, तो 2 नंबर वाला डी है वो डच है, 2 अक्षर है। ई से ये सिर्फ फिर डी है, वो बड़ा है, डेनिस। फिर सर कौन सा है? बोलो। एफ। एफ से हो जाएगा फ्रांसीसी कंपनी, कौन सी कंपनी? फ्रांसीसी कंपनी। एस से हो जाएगा स्वीडिश, कौन सी कंपनी? स्वीडिश। आपके नेट में हर बार एक दो छोड़ के नेट में ये सवाल आता ही आता है, बहुत बार पूछा गया है कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का क्रम। आप बुक वगैरह पढ़ोगे तो गाइड वगैरह उसमें ना कहीं किसी में 4 लिखा होता है, सामान्यतः 4 का ही जिक्र होता है, 6 का नहीं होता। तो टोटल 6 कंपनियां हैं, इसी क्रम में है, लेकिन एग्जाम में आपके 4 ही पूछते हैं। तो ये जरूरी नहीं आप में से किसी की निकाल, जैसे पुर्तगाली नहीं पूछेंगे, तो जैसे डच, डेनिश, EIC, फ्रांसीसी पूछ लिया, कभी स्वीडिश डाल दिया, तो इनका क्रम आप इस ट्रिक से याद रखना, PDDFS। इस क्रम में ये लोग आए थे, थोड़ा थोड़ा देख लो। पुर्तगाल घटा है। यूरोप का सबसे पश्चिमी देश कौन सा है? पुर्तगाल। उसके बाद डी डच, डच मतलब होलैंड, नीदरलैंड, ये देखो, PDEIC, इंग्लैंड की कंपनी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा? PDED, डेनिस, डेनिस ये ऊपर रहा डेनमार्क, ठीक है। फ्रांसीसी ये रहा फ्रांस। उसके बाद स्वीडिश, स्वीडिश ये रहा स्वीडन। तो ये देश है जिनकी कंपनियां कहाँ आई, इनकी कंपनियां भारत आई। इंडिया आई किस उद्देश्य से? व्यापार वगैरह करने के उद्देश्य से। अब क्योंकि आपको पता है कि जब ये कंपनी आएगी तो ऐसा तो है नहीं कि सबका काम एक जैसा होगा, वर्चस्व की लड़ाई भी होगी। भारत जब आएंगे, तो जब ये कंपनियां भारत में आई तो भारत में वर्चस्व की इनमें आपस में लड़ाइयाँ होती है। वर्चस्व की जब लड़ाई होती है तो आपको बताया था क्या हुआ, वर्चस्व की लड़ाई होती है तो उसमें 2 कंपनियां, EIC इंग्लैंड वाली और दूसरी कौन सी? फ्रांसीसी। ये 2 कंपनियां पावरफुल थी, बाकी तो सब दौड़ से क्या होगी? बाहर। और इन दोनों के बीच में युद्ध हुए वर्चस्व की लड़ाई के लिए। इंग्लैंड की EIC और फ्रांस की फ्रांसीसी कंपनी। इंग्लैंड वाली कंपनी है भाई एक प्राइवेट कंपनी है, और फ्रांसीसी कंपनी है भाई एक सरकारी कंपनी है। समझ गए बात? इंडिया के अंदर वर्चस्व के लिए लड़ाई भी इन दोनों भी, इंडिया का राजा कौन, इनमें वर्चस्व के लिए लड़ाई भी उन युद्धों का नाम है, कौन सा युद्ध है? कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध, याद रह जाएगा। तो ये कर्नाटक युद्ध के दौरान कई लड़ाइयां होती है, 3 कर्नाटक युद्ध हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक फाइनल इनकी लड़ाई होती है, निर्णायक लड़ाई 1760 की, याद है ना? 1760 इन दोनों के बीच में वांडीवास का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? वांडीवास का युद्ध। आपको बता रखा है वांडीवास के युद्ध में EIC का सेनापति था आयर कूट,
और फ्रांसीसी कंपनी का सेनापति कौन था? लाली। इस वांडीवास की लड़ाई 1760 में क्या कर दिया? कूट ने आयर कूट ने कूट कूट कर लाली को क्या कर दिया? लाल। मतलब क्या हो गया? लाली की हार, आयर कूट की जीत। और वांडीवास की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व पूरी तरीके से कायम हो गया और फ्रांसीसी कंपनी बहुत कमजोर होगी। तो अब भारत में वर्चस्व किसका है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये तो हमने ब्रीफ में पढ़ा है, क्योंकि ये फाउंडेशन क्लास है, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी बातें पढ़ेंगे। तो सर पहला क्या पढ़ा? यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। तो याद रखना पीडी, ईडी, एफएस। ध्यान रखना। और क्या ध्यान रखना है? पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए। सबसे पहले आए थे 1498 में केरल में आए थे, और सबसे बाद में गए 1761 गोवा को छोड़ के गए थे। याद है ना आपको? तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना होती है तो भारत का मुगल बादशाह कौन होता है? ईआईसी की स्थापना होती है 1600 में। तो भारत का मुगल बादशाह कौन है? अकबर। लेकिन ईआईसी को व्यापार की परमिशन, ट्रेड की परमिशन किसने दी थी? जहांगीर। ध्यान रखना। ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो होती है 1600 में। उस समय भारत का मुगल बादशाह था अकबर, लेकिन स्थापना होते ही वो नहीं होता। लेकिन ट्रेड की, व्यापार की परमिशन कौन देता है? जहांगीर। लेकिन आपको पता है कि औरंगजेब आते आते मुगल, क्योंकि औरंगजेब का तो पीक टाइम था, उसके बाद मुगलों का पतन, औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही पतन स्टार्ट होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आप देखेंगे कि उत्तरवर्ती मुगल शासक, मैंने आपको बताया था कि उत्तरवर्ती मुगल शासक है ना, क्या था? बजे अफहम। सारी बातें ध्यान रखना है। बजे अफहम, ए आ सा अब। बताया था ना? क्या ट्रिक है? बजे अफहम, ए आ सा अब। बै से स्टार्ट, बै से खत्म। मतलब बहादुर शाह फर्स्ट से स्टार्ट है, बहादुर शाह सेकंड से खत्म हो जाएगा। मैं नाम लिख दूं क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट सवाल बनेंगे। तो जो सवाल बनेंगे नेट के, अभी एग्जाम चल रहे हैं, खत्म हो गए, आपने देखा होगा। नेट में 100 सवाल आते हैं हिस्ट्री, उसमें 25 के आसपास सवाल आपको कालक्रम के मिल जाएंगे। ठीक है? तो इसमें ये चीजें बड़े काम की है। तो ध्यान रखना। बै से क्या हो जाएगा? बहादुर शाह फर्स्ट। जय से क्या हो जाएगा? जहांदार शाह। जहांदार शाह। एफ से क्या हो जाएगा? फर्रुख शेयर। एफ से क्या हो जाएगा? फर्रुख शेयर। देखिए एफ और एम के बीच में मैं टू लगा रहा हूं, दो दो राजा आएंगे। आपको बता भी रखा है क्या है? सब याद है। रफी उद दरजात, और दूसरा कौन है? रफी उद दौला। उसके बाद क्या बताया? एम से क्या हो जाएगा? एम से हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। एम से क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह रंगीला। याद है ना आपको? गुरुजी नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है? ऐसे, ऐसे कौन हो जाएगा गुरुजी? अहमद शाह। और देखिए ये ध्यान रखो, हाँ देखिए ए के बाद आ गया ना, इसका मतलब ये जो हमने अभी तक जो भी पढ़े हैं ना, वो सारे फर्स्ट फर्स्ट है, मतलब कहीं सेकंड नहीं है। लेकिन ए के बाद आ गया आ कैसे बनता है? ए और ए मिलता है, दो ए मिलते हैं तब आ बनता है। इसका मतलब इनके बाद जो चार राजा आगे वाले हैं सारे क्या है? सेकंड। तो आ से क्या हो जाएगा? बोलो। आ से आलमगीर द्वितीय। आ से क्या हो जाएगा? आलमगीर सेकंड। सा से क्या हो जाएगा? सालम सेकंड। ए से क्या हो जाएगा? अकबर सेकंड। और बै से क्या हो जाएगा? बहादुर शाह सेकंड, जो जफर नाम से शायरी लिखता है, जफर। अब हमको टाइम पीरियड तो याद करने की जरूरत है कि लिखवा देते हैं, नॉर्मल याद हो जाएगा। देखो एक प्रोसेस है, आज आपने 2 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, घर पे पढ़ा, फिर टेस्ट दिया, ऐसे ऐसे करके याद होता है। और जब आप छोड़ देते हैं तो बोलने में टाइम ही नहीं लगता। तो इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं, आपको याद ही है। बहादुर शाह का क्या टाइम पीरियड है? 1707 से 1712। जहनदार शाह का 1712 से 1713। फर्रुख शेर 1713 से 1719। याद आया? 1719। जब ये कनेक्टिविटी जब आप बैठा लोगे तो फिर सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। 1719 में क्या याद आ रहा है? बताओ। 1719 है।
दिल्ली की संधि, बाजीराव फर्स्ट आता है ना, बाजीराव सॉरी बाजीराव फर्स्ट नहीं, विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ आता है दिल्ली की संधि सैयद बंधु के साथ। फरुख शेरकोट आता है, रफीउ दर्जात को गद्दीर बैठाता है, सैयद बंधु नरप निर्माता किंग मैत्र वो उस संधि को मान्यता देता है। याद है ना, ये चीजें ध्यान रखना। रफीउ दर्जात और रफीउ दौला, ये 1719, ये भी 1719, याद है ना। सबसे कम समय दर्जात और दूसरा सबसे कम है दौला। शाहबाज। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748। अब ऑटोमेटिक याद होने जा रहे हैं, पहले तो ये रटोगे, रटना नहीं, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हमेशा 1748 से 54, शाबाश। और ये 1754 से 1754 से 54 ही लिखो और चौके को के बना दो नो को, हो गया सालम 1759 से 1800, शाबाश। और अकबर 1806 से लेकर 37, और लास्ट वाला 20 साल है 1837 से 57। अब आप राजाओं को थे देखोगा, देखिए नंबरिंग करोगे तो पता है कितने राजा हो जाएंगे, बताओ। 7, 8, तो अपन ने नंबरिंग आगे पीछे हो गई क्या? 6 के बाद 7, अच्छा 7 के बाद सीधा 9 लगा दिया ना। 7 के बाद 11 होने चाहिए, 12 हो रहे हैं। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो थे देखने लग रहे हो कि 11 जो राजा है, कितने राजा है? 11 राजा है, कितने टाइम पीरियड में ये चले जा रहे हैं? लगभग कितने साल? 150 साल, लगभग क्या पूरा ही 150 है। 1707 ले गए, 1857, ठीक है। उत्तरवर्ती मुगल काल का टाइम पीरियड क्या है? ये औरंगजेब की मत 1707 से लेकर 1857। इसका मतलब ये हुआ कि ये राजा बहुत कमजोर है। इसका मतलब ये है कि जब यूरोपीय कंपनियां जब आ रही है तो पैरेलल 2-3 घटनाएं आपको याद रखना है। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, तो यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन देखा, किस तरीके से आपस में वर्चस्व की लड़ाई होती है, देखा ना हमने। तो ये समकालीन घटना है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन और किस तरीके से इनमें वर्चस्व की लड़ाई होती है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सर्वे सर्वा बन बैठ जाती है। और उसके साथ ही साथ हमने दूसरा पॉइंट क्या देखा? दूसरा पॉइंट ये देखा, कौन सा? उत्तरवर्ती मुगल शासक। उत्तरवर्ती मुगल शासक बेहद कमजोर है, ठीक है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन के समय भारत की स्थिति कैसी थी? तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के समय भारत की स्थिति खराब थी, उनके लिए स्थिति बड़ी अनुकूल थी, क्योंकि यूरोपीय कंपनियां जब भारत आ रही थी तो हमारा सेंटर सरकार, मतलब उस समय की सेंटर सरकार का मतलब मुगल काल, दिल्ली की सत्ता कमजोर हो रही थी। तो यदि सेंटर कमजोर हो जाएगा तो स्टेट है वो सेंटर से अपना कनेक्शन क्या कर लेंगे? कट कर लेंगे। तो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य बन रहे थे, तब ये यूरोपीय कंपनियां आ रही थी। तो अब छोटे छोटे राज्यों से लड़ाई करना इनके लिए, यूरोपीय कंपनियों के लिए क्या था? बहुत आसान था। तो छोटे राज्य को तो मारना आसान है, ठीक है। इसलिए यूरोपीय कंपनियों के आगमन के समय भारत की स्थिति, इसमें 2-3 पॉइंट हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा यूरोपीय कंपनियों के आगमन, मतलब जब वो आ रही थी, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के समय भारत की स्थिति। 3 चीजें अपन को याद रखना है। यूरोपीय कंपनियों आगमन के समय भारत की स्थिति कैसी थी? तो भारत की स्थिति खराब थी। इधर देखो कैसे।
जब इधर से यूरोपीय कंपनियां आ रही थी उस समय, है ना, तो गुरुजी क्यों, जैसे मान लो मैंने बाकी का नहीं लिखूंगा, केवल ये इसी का लिखेंगे क्योंकि ये इसी ने बाकी सबको भगा दिया। तो एक तो दिल्ली का मुगल बादशाह, दिल्ली का मुगल बादशाह, दिल्ली में मुगल मुगल बादशाह क्या हो रहा था, कमजोर हो रहा था। जब मुगल बादशाह कमजोर हो रहा था, मुगल जो दरबार है वो गुटबंदियों का अखाड़ा बन गया था। ठीक है, गुटबंदियों का अखाड़ा बन रहा है, उसमें कई ग्रुप हम पढ़ेंगे, ईरानी, तुरानी और भारतीय। तो राजा को जिसका जिसका समय आ रहा है राजा को मार रहा है, कोई किसी से संधि कर रहा है। तो वो लोग बड़े असुरक्षित थे, जितने भी बड़े सरदार थे। जैसे आसफ जहाँ निजाम उल मुल्क को भेजा कहाँ, इधर दक्कन में, वो दक्कन में जाके स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की क्या करते थे, स्थापना। सादत खां बुरहानुल मुल्क को अवध भेजा, वो अवध जाके अवध स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेगा कि भैया सेंटर में नहीं रहेंगे, यहाँ गड़बड़ चल रहा है ना, कब कौन किसको मार दे पता ही नहीं चल रहा। तो इसलिए मुगल राजा कमजोर हुआ, मंत्री संतरी थे, उन्होंने अलग अलग गुट बना लिए और गुटबाजी हो गई। इसलिए मुगल बादशाह जब कमजोर हुआ तो उस समय की घटना है कि स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जैसे बंगाल अलग हो गया। बंगाल पहले तो मुगल का हिस्सा था, मुगल को टैक्स वैक्स एक सूबा था, बाद में मुगलों से उन्होंने कनेक्शन कट कर लिया। इसी तरीके से हैदराबाद हैदराबाद स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना हो गई। इसी तरीके से ये देखिए मैसूर, कर्नाटक में हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर का उत्थान हुआ। मराठे देखो स्ट्रांग हो गए। आपने मराठों को तो पूरा पढ़ लिया है। मराठों ने तो दिल्ली के राजा से संधि करके पूरे भारत का टैक्स वसूलने का वो ले लिया था, है ना, कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे। इसके अलावा केरल में कौन सा, ट्रावणकोर, केरल में कौन सा राज्य बन गया, ट्रावणकोर, उसके ऊपर मैसूर बन गया कर्नाटक में। महाराष्ट्र में मराठा, मराठा के बाद आप याद रखिए राजस्थान में भरतपुर में जाट राज्य था, है ना, और पंजाब में कौन सा, सिख, ऐसे ही कौन सा, अवध। ऐसे करके भारत में क्या हुआ कि स्वतंत्र प्रांतीय राज्य बन गए, क्योंकि सेंटर तो क्या हो गया, कमजोर, और इधर से ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है। तो इंग्लैंड के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम आसान हो गया ना, कि छोटे छोटे राज्य, तो इनसे तो लड़ना इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इस समय एक काम इनके लिए और अच्छा हो गया, वो और अच्छा कौन सा हो गया, वो हो गया गुरुजी और अच्छा कौन से, वो ईरान से आया था ना, कौन, इस चीज को समझना, ईरान से कौन आया था, ये देखिए पाकिस्तान, ये आपका हो गया जाएगा ईरान। ईरान से कौन आया था, अहमद शाह अब्दाली। कौन आया, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली आया था ना। भले ही प्रांतीय राज्य बन गए थे, लेकिन प्रांतीय राज्यों में सबसे स्ट्रांग कौन है, मराठा। तो मराठों का तो पूरा भारत पे कब्जा हो गया एक तरीके से, 1750 की दिल्ली की संधि के, 52 की दिल्ली की संधि के बाद तो पूरे भारत पर ही एक तरीके से कब्जा है, कुछ इलाकों को छोड़ दें तो उस समय। तो सबसे पावरफुल कौन है, मराठा। मुगल साम्राज्य को सिक्योरिटी का जिम्मा किसके पास था, मराठा। और इधर से ध्यान रखना, इधर से देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी कंपनी आती ना, वह के व्यापार के उद्देश्य से आती, तो वह के काम करता, समुद्र के किनारे जो की सिटी है बंग में आपका फैक्ट्री कारखाना स्थापित करता। कोठी जेके ना पा, व्यापारी कोठी का एग्जैक्ट वर्ड है व्यापारी कोठी। ये एग्जाम में पूछे गए सवाल है सारे जो भी बता रहा हूँ, है ना। जैसे ये है सूरत, है ना, जैसे ये सूरत, ये जैसे बंबई, ठीक है, याद रह जाएगा। तो ए जगह लोग है ए व्यापारी कोठी जी हम, जैसे इधर आप देखेंगे तो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, यही पढ़ते हैं आप कि मसूलीपट्टनम में कारखाना खोला, व्यापारी कोठी खोली, फर्नांड रेमगाना, ये पढ़ते हो। तो व्यापारी कोठी को मतलब कि ए लोग के व्यापार करना है, व्यापार करना तो समुद्र तट के ऊपर ही रहता, क्योंकि पानी आ जाए बिंडे में व्यापार करता। तो व्यापारी कोठी को मतलब हो गयो कि वह एक बड़ो सो के बाड़ो की रह पर लेता, बाड़ो जानो, और बिंग ऊंची ऊंची दीवारा बनाता, ठीक है, बिंग माँ मकान बनाता। तो अंग्रेज कंपनी का जो भी अधिकारी कर्मचारी बिंग मां रहता, अभी परिसर में बड़ो सारो परिसर हो, कैंपस मान लो, और आंतरिक भागा में जो कच्चो माल हो तो वो कच्चो माल बिंग बाड़ा में इकट्ठो कर लेता, ठीक है, बाड़े हो गयो, बाड़ा में इकट्ठो कर लेता। और जी बानिया लाग तो कि 5 जहाजा को माल हो गयो, तो पानी वाला जहाजा ने भर गया, वो कच्चो माल कट भेज देता इंग्लैंड। इंग्लैंड वो जानतो, तो इंग्लैंड के अंदर मशीनीकरण हो चुकी हो,
औद्योगिकरण हो चुकी हो, मशीनों का काम हो तो मशीनों का काम बहुत जल्दी जल्दी हुए। और बठू बह के काम करता जी तैयार माल है वो वहां 5 जम भर गए तैयार माल वापस ले आता वो तैयार माल हटू उतार के बाड़ा में रख देता बठू आंतरिक भागा में सप्लाई कर देता जी मान लो हटू कपास नील ले गया मान लो ठीक है इंग्लैंड ले जाके बड़ा कपड़ा वपड़ा बना के वापस ले आया ले आ गए और अटके वो सामान बेच देता और जी कच्चो माल और तो मसाला वगैरह जो भी है बहुत सारा तो जहाज वगैरह इन टाइप। अच्छा बात है क्या व्यापारी कोटी मतलब बड़ो पर बड़ो सो कैंपस परिसर बिंग अंदर के काम करता कि बे एक तो खुद लोग रहता बाकी सिक्योरिटी वास्ते ऊंची ऊंची दीवार बनाई होती बिंगला कच्चो माल इकट्ठो करता और तैयार माल ले आके बैठे उतारता बैठू आंतरिक भागाम बेचता इन बोलता व्यापारी के कोठी। समझ रहे हो बात। ये समुद्र तट के आसपास ही इन्होंने सेंटर तो ये समुद्र के आसपास ही रहते थे आंतरिक भागों में इतना हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन एक अंग्रेजों का ईआईसी का क्लाइव गवर्नर था कौन क्लाइव क्लाइव ने क्या किया क्लाइव ने इधर बंगाल के अंदर से एंट्री ली। बंगाल से अंदर से एंट्री कैसे ली आपको पता है कि 1757 याद आया कौन सा युद्ध क्लाइव ने क्या जीत लिया प्लासी। क्लाइव ने प्लासी का युद्ध जीतने के बाद एक तरीके से बंगाल पर कब्जा हो गया क्लाइव। ये कहा जाता है क्योंकि कंपटीटर कौन ईस्ट इंडिया कंपनी कंपटीटर कौन हो फ्रांस। फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी हालांकि फ्रांसीसियों को खदेड़ दिया हमने पहले अभी देखा 10 मिनट पहले आपको बताया। तो ये कहा जाता है कि फ्रांसीसी कंपनी का एक गवर्नर था डुप्ले ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें और आएगी तो आप पढ़ेंगे वहां ये कहा जाता है कि डुप्ले जो चाबी कहाँ खोज रहा था मद्रास में खोज रहा था वो चाबी क्लाइव ने कहाँ खोजी बंगाल। उसने बंगाल के रास्ते से भारत के आंतरिक भागों में एंट्री ली मतलब बंगाल जीता था प्लासी के युद्ध में 1757 में। क्लियर है। तो एक तो यूरोपीय कंपनियां आ रही थी उनके इसमें भारत की स्थिति ठीक नहीं मुगल बादशाह कमजोर होता कमजोर होने की वजह से स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों का उदय हो रहा था। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश जो भी कंपनियां जो भी थी इंग्लैंड यूरोप की उसमें वर्चस्व की लड़ाई हो रही थी। अभी आपने पढ़ा कि 1760 में वांडीवास का युद्ध ये सारी घटनाएं पैरेलल चल रही है। 57 में क्लाइव ने बंगाल जीता और 3 साल बाद 1760 में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को फाइनली इन्होंने हरा दिया। अब भारत की सर्वे सर्वा कौन है ईस्ट इंडिया कंपनी है। और इधर उसी समय क्या हुआ उसके आसपास इधर आप देखेंगे तो भारत पर किसका अटैक होता है अहिंसा अब्दाली का। और क्योंकि मराठा उस समय सबसे पावर में थे और दिल्ली की सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथों में था मराठों ने सेना भेजी और कौन सा युद्ध हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध। ये बताओ कब हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध है पानीपत का थर्ड युद्ध कब हुआ 14 जनवरी 1761 जिसमें मराठों की बुरी तरीके से क्या हो गई हार। अब एक बात बताओ अभी आपने देखा ये घटना है बहुत नजदीक है। इन अंग्रेजों ने 57 में क्या जीता बंगाल जीता 60 में अंग्रेजों ने क्या कर दिया फ्रांसीसियों को हरा दिया वांडीवास युद्ध में और 61 के अंदर हालांकि अंग्रेज कुछ नहीं कर रहे ऑटोमेटिक जो मराठा जिनका ऐसा लग रहा था कि दिल्ली पर कब्जा करेंगे वो है ना फाइनली पूरे भारत पर कब्जा होगा 61 में अहिंसा अब्दाली के अटैक से मराठों की कमर टूट गई। तो मतलब 1760 के आसपास अंग्रेजों के लिए बहुत बढ़िया समय था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। मतलब इस युद्ध के अंदर मराठों को तो नुकसान हुआ लेकिन सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना लड़े क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बाकी सबको मार लेगी लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को किससे डर था मराठों से कि हम इनको नहीं मार पाएंगे। लेकिन ऑटोमेटिक अहिंसा अब्दाली ने आकर इनको हरा दिया तो ऑटोमेटिक इनकी कमर टूट गई याद रह जाएगा। तो इन तरीकों में ध्यान रखना है यूरोपीय कंपनियां आ रही है एक तरफ ठीक उसी समय क्योंकि मुगल राजा कमजोर है तो छोटे छोटे प्रांतीय राज्य मुगलों के नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो रही है। ठीक उस समय क्या आ रहा है विदेश की जो कंपनी आ रही है उनमें आपस में भी लड़ाई होती है और ठीक उस समय पलासी के युद्ध में क्लाइव ने क्या जीत लिया बंगाल। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उस समय भारत में सबसे अनुकूल स्थिति थी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अपने पांव पसारने के लिए। क्लियर है। अब क्या है कि मैं थोड़ा लिख देता हूं यूरोपीय कंपनियों के समय मुगल बादशाह क्या था कमजोर मुगल बादशाह कमजोर हुआ तो स्वतंत्र प्रांत बन गए स्वतंत्र प्रांत बने और
उस समय नादिर शाह का हमला हो गया, सॉरी अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली का क्या हो गया, अहमद शाह अब्दाली का हमला हो गया। और अहमद शाह अब्दाली के हमले की वजह से सबसे ज्यादा इसका लाभ हुआ, सबसे ज्यादा किसको हुआ, ईआईसी। मतलब ईआईसी के लिए भारत में बहुत ही अनुकूल स्थिति थी। कैसी स्थिति, अनुकूल स्थिति। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, धीरे 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 इन राज्यों को जीत लेगी, एक एक करके सबको क्या कर लेगी, जीत लेगी। तो अब हम पढ़ेंगे ईआईसी का साम्राज्य विस्तार। क्या, ईआईसी का साम्राज्य विस्तार, ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य विस्तार। किस तरीके से वो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर अपने साम्राज्य का विस्तार करेगी। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना विभिन्न टाइम का उद्देश्य क्यों, व्यापार करना, भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना। लेकिन व्यापार तो वह करता ही है, व्यापार हमारा बहुत लाभ हो। लेकिन अठे की राजनीतिक स्थिति इन टाइप की कि बन भारत की राजनीति में इंटरेस्ट पैदा हो गया। इन्होंने सोचा कि अपन व्यापार तो कर ही रहे हैं और यहाँ के जो शासक है वो आपस में लड़ते रहते हैं, इनमें ज़्यादा कोई दम नहीं है, हम इनकी राज्य पर ही कब्जा कर लेंगे। और धीरे धीरे उन्होंने एक पर किया, दो पर किया, तीन पर किया, ऐसे करके पूरे भारत पर उन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, एक प्राइवेट कंपनी ने। ठीक है, तो किस तरीके से कब्जा किया मैं थोड़ा सा बता दूं। ये आपका क्या है, बंगाल। सबसे पहले तो इन्होंने किसको जीता, बंगाल। उधर आप देखेंगे अवध, इधर आप देखेंगे सिख साम्राज्य, इधर आप देखेंगे जाट, इधर आप देखेंगे मराठा महाराष्ट्र में, उसके नीचे मैसूर, उसके बाद के केरल में कौन सा है, ट्रावणकोर, इधर कौन सा है, हैदराबाद का निजाम, इधर कौन है, हैदराबाद का निजाम। याद रहे जी के कुल मिला के मोटा मोटा की है ए जगह आपा देखांगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्य विस्तार की बात करा तो सब पहला आप बात करांगा मैसूर। मैसूर खटाओ गुरुजी कर्नाटक में, छठी सातवीं आठवीं क्लास में पढ़े उसी थे। मैसूर कर्नाटक में, मैसूर का उत्थान हुआ था हैदर अली के नेतृत्व में। हैदर अली, और हैदर अली चला गया, उसके बाद उसका कौन हुआ छोरा, कौन, टीपू सुल्तान। कौन हुआ, याद रहे जी के धर्म। चलो, तो सबसे पहले इन लोगों ने मैसूर को मिलाया। मैसूर को मिलाने के लिए उनको कितने युद्ध करने पड़े, बोलो, कितने युद्ध करने पड़े, 4। अब पढ़ांगा प्रथम आंगल मैसूर, द्वितीय आंगल मैसूर, तृतीय आंगल मैसूर और चतुर्थ आंगल मैसूर। सारी बात आप पढ़ा, लेकिन एक बार मोटा मोटी याद रखो, मैसूर को मिलाने के लिए अंग्रेजों को सबसे ज्यादा, मतलब एक तरीके से यूं कह सकते हैं समय लगा था। और क्योंकि देखो थे मराठा पढ़ लिया तो थोड़ा आइडिया है कि अंग्रेजों के लिए सारी स्थिति अच्छी थी, क्योंकि मराठों के साथ पहला युद्ध हुआ था आंग्ल मराठा। कब हुआ था, अब ये आपको डाटा एकदम एग्जैक्ट याद होना चाहिए, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। है 1775 बयासी, सालवाई की संधि। सालवाई की संधि के बाद 20 साल कोई इनमें युद्ध नहीं हुआ, 21 साल। तो उस समय का यूज मैंने, देखो एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहां लिख दी तो मतलब लिख दी वो। अब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके था ना आज था कौन पड़ा थे, सोचोगा चलो यार 10 बातें बताइए, 6 बातें याद है काम चल जाएगा। 6 नहीं, वो तो 10 में से 10 ही याद होनी चाहिए, 9.5 ही नहीं होनी चाहिए। याद था, मैं बात बताऊं, समझ रहे हो बात, जद जाग मामलो बेटा को समझ गया सगे। यहाँ कोनी आप सीधी लाइन रट ली बिंग अगल बगल की के बातें पे भी अपन दिमाग में याद रखनी है। तो 20 साल को प्रयोग अंग्रेजा के काम करियो मैसूर का विलय करने में। मैं अभी टाइम को नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर वो अपना मूल पर्पज वो बीट हो जाएगा कि तुम टाइम में फंस जाओगे। इसके अलग अलग पढ़ेंगे हम। प्रथम आंगल मैसूर 1767 से 69, द्वितीय 80 से 84 है, 90 से 92, फिर 1799। लेकिन अभी उनको नहीं पढ़ना, अभी केवल अपन फाउंडेशन क्लास है, तो हमें मोटी मोटी बातें ध्यान रखना है कि ये स्टोरी इस तरीके से चलेगी। तो मैसूर को अंग्रेजों ने विलय करने के लिए कितने युद्ध किए, 4। 4 युद्ध के बाद मैसूर का पूरी तरीके से विलय हो गया। मैसूर में हैदर अली और उसके बाद उसका पुत्र कौन होता है, टीपू सुल्तान। मराठों को मिलाने के लिए उन्होंने कितने युद्ध किए, शाबाश, ये तो आपने पढ़ रखा है तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मराठों वाला तो आपको याद ही है। तो इस तरीके से मैसूर के बाद वो किसको युद्ध करेंगे, मराठा। मराठों के लिए कितने युद्ध किए, 3, है ना। उसके बाद जैसे ऊपर चलते हैं, सिखों को मिलाने के लिए कितने युद्ध किए, 2, पढ़ेंगे आ जाएगा।
सिख शक्ति का उदय होता है, 12 मिसलें होती है, फिर शुक्रचकिया मिसल के महासिंह के यहाँ रणजीत सिंह का जन्म होता है और महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख शक्ति का उत्थान होता है। रणजीत सिंह और सिखों के बीच में तो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में तो कभी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन जैसे ही रणजीत सिंह की मृत्यु होती है उसके बाद अंग्रेज जल्दी जल्दी सिख साम्राज्य का 2 युद्ध करते हैं और पूरे सिख साम्राज्य का ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर लेते हैं। तो इस तरीके से अपन को ध्यान रखना है ना। सिखों के लिए कितने युद्ध किए? 2। तो कुल मिला के बाकी छोटे छोटे है वैसे ही उन्होंने क्या कर लिया, उनसे संधियां बंधियां करके उसमें विलय कर लिया। तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है धीरे धीरे पूरे भारत पर क्या कर लेती है, एक तरीके से कब्जा कर लेती है। लेकिन वो अलग तरीके से करती है ना, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पता है कि આપણે रियासतां सागे में संधियां करी उनका जैसे रियासतें हैं ना, जैसे क्योंकि बड़े बड़े जैसे प्रांत हो गए जैसे बंगाल अवध, इनको तो मिला मिलू के, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 11 प्रांत बना रखे थे जब मैं आजादी के टाइम की बात कर रहा हूँ उस समय। लेकिन और बहुत सा छोटी छोटी रियासतें बने बिया मिलाया को नहीं, उनके राजाओं से क्या कर ली संधि, वहां वो अप्रत्यक्ष रूप से उनसे टैक्स वैक्स लेते थे। तो कुल मिला के अब कंपनी साम्राज्य का पूरा विस्तार हो गया। गुरु जी क्या ध्यान रखना है, मैं कुछ एक बात और बताऊं वापस। देखिए जब बंगाल को जीता था, यहाँ एक चीज और समझे आप, जब बंगाल को जीता था कब जीता था? 1757। कौन से युद्ध में जीता था? प्लासी। प्लासी के युद्ध में उन्होंने किसको जीता? बंगाल। ठीक है। फिर स्थिति ऐसी हो गई कि बंगाल को उन्होंने जब जीता तो बंगाल का राजा कौन था, उसमें नवाब कौन था? हैं बताओ। सिराज। आप देखो नाम थोड़े से बड़े याद करेंगे तो आप थोड़ी भूलने की संभावना की रह जाएगी। तो आप है ना पढ़ो तो पूरा पूरा ही पढ़ना है, लेकिन एग्जाम या उस हिसाब से हमें दिमाग में याद रखना है कि हम भूले नहीं। सिराज, सिराज याद रह जाएगा। सिराज थार तो याद रह जाए, क्योंकि मिराज सिराज। ठीक है, थारे भी याद रहे मिराज सिराज। ठीक है। तो सिराजुद्दौला क्या है, यहाँ का नवाब था। अंग्रेजा के काम करियो, सिराजुद्दौला ने हरायो तो एक षड्यंत्र के तहत हरायो, है ना, एक षड्यंत्र के तहत बड़ा षड्यंत्र किया था, क्योंकि बंगाल का नवाब था सिराज, मतलब सिराजुद्दौला, उसका सेनापति था मीर जाफर। अंग्रेजों ने मीर जाफर से सेटिंग किया कि जो शत्रु है उसके सेनापति को अपनी तरफ कर लो, तो युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ी, छोटी मोटी झड़प होगी जीत जाएंगे। उन्होंने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को ऑफर दिया था कि हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे, तुम युद्ध में अलग रहना। तो अंग्रेजों ने षड्यंत्र के तहत सिराज को हरा दिया और उसके सेनापति को अपनी ओर मिला लिया, तो वो निष्क्रिय बना रहा। फिर वादे के मुताबिक अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया मीर जाफर। अब एक बताओ, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया नवाब था तो वो तो अंग्रेजों का कठपुतली शासक हो जाएगा, नवाब हो जाएगा। तो मीर जाफर जो है ना उसमें ज्यादा दम नहीं था, तो अंग्रेजों के इशारे पर काम करता था। मीर जाफर को क्लाइव का गिदड़ भी कहते हैं, हम पढ़ेंगे आगे सारी बातें आएगी। क्लाइव, क्लाइव कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर। फिर क्या है कि उन्होंने ना बहुत सारा धन दिया था, गिफ्ट दिया था अंग्रेजों को। उसने इतना धन दिया था कि बंगाल में एक जागीर थी 24 परगना की जागीर, मीर जाफर ने वो 24 परगना की जागीर गिफ्ट कर दी थी किसको? क्लाइव। तो क्लाइव 24 परगना की जागीर क्लाइव की जागीर बोलते हैं, और मीर जाफर को बोलते हैं क्लाइव का गीदड़। फिर है ना अंग्रेजों ने किया, मीर जाफर को फिर हटा दिया। मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद को क्या बना दिया? दामाद को राजा बना दिया। क्या बना दिया? दामाद। दामाद कौन है? मीर कासिम। मीर कासिम जान तो कि अंग्रेज जो लोग हैं उनसे अपनी लड़ाई तोड़नी तय है ना, इसलिए मीर कासिम युद्ध की तैयारियां स्टार्ट करने का सोच रहा है, लेकिन वो तैयारी कर नहीं सकता क्योंकि उसकी राजधानी कौन सी थी? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद बंगाल में पड़ती है और अंग्रेज रहते थे कोलकाता में, तो अंग्रेजों के नजदीक है वो। तो यदि वो सेना में ना बढ़ाएगा, सेना की भर्ती करेगा तो अंग्रेजों को पता लग जाएगा। इसलिए उसने ये काम किया कि अपन को लड़ाई तो करनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने राजधानी चेंज की। राजधानी मुर्शिदाबाद से वो मुंगेर ले गया। मुंगेर पड़ता है बिहार में, अंग्रेजों से दूर है, कोलकाता से दूर है। वहां उन्होंने किलेबंदी स्टार्ट कर दी, सेना में नाम बढ़ानी स्टार्ट कर दी। और अंग्रेजों को जब इस बात का पता लगा तो अंग्रेजों ने उसको हटा दिया। बोले हमने तेरे को, तेरा ससुर को हटाकर तुझे बनाया,
और तुम हमारे विरुद्ध काम कर रहे हो, उसको उठा दिया। तो वो दौड़ गया वहां से गद्दी छोड़ के। कहाँ दौड़ा? अवध आया हूँ। अब आप याद करो, अवध का राजा कौन? सुजाउदौला। अवध का राजा कौन? सुजाउदौला। और दिल्ली का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। अब शाह आलम द्वितीय कहाँ रह रहा है? हैं? अब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब चीजें समझ में आ जाएगी तो आपको ऑटोमेटिक वैसे ही याद हो जाएगी। आपको यार दिमाग पर प्रेशर नहीं डालना। ये देखो, ये देखो, सालम द्वितीय 1769 से 1806। इसका मतलब जब हमने पढ़ा था, जब पीछे का जो इतिहास पढ़ा, हम आपने बताया था कि जब ये जब राजा बना तो 1769 में भले ही वो मुगल राजा है, लेकिन 1769 से 72 तक ये कहाँ रहा? इलाहाबाद रहा था। दिल्ली छोड़ दी थी, क्योंकि दिल्ली पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। किसने? शाबाश, नजीबुद्दौला ने। ये कहाँ रह रहा था? ये तो इलाहाबाद में रह रहा था, तो ये अवध के इधर है। तो जब वो मीर कासिम दौड़ के कहाँ जाता है? अवध के नवाब के पास जाता है सुजाउद्दौला। तो उस समय इलाहाबाद में रह रहा था। प्रयागराज में कौन रह रहा था? सालम, जो भारत का मुगल बादशाह है। तो इन तीनों ने त्रिगुट बनाया। बोले अपन ऐसा करते हैं, अंग्रेजों को भगा देंगे, क्योंकि आज वो बंगाल में है, कल अवध वाले को कहा कि तेरे तेरे पे भी कब्जा करेंगे, दिल्ली पर भी कब्जा करेंगे, इसलिए ऐसा करते हैं हम इनको भगाते हैं। तीनों सत्ता से हटाया हुआ मीर कासिम। अंग्रेजों ने मीर कासिम को उठा के बंगाल का पुणे किसको बना दिया? उसी के ससुर मीर जाफर को बना दिया। और ये हटाया हुआ राजा है अवध के नवाब सुजाउद्दौला। और सालम द्वितीय के पास गया, उन्होंने सेना मैंने इकट्ठी करके, और अंग्रेजों पर वो अटैक करेंगे, इसलिए वहां से सेना मैंने इकट्ठे करके तीनों लोग आए। और बिहार में एक जगह पड़ती है बक्सर। 1764 का समय है, अक्टूबर का महीना है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना का सेनापति है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का वो सेनापति है। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की तीन राजाओं की संयुक्त सेनाओं को हराया। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें केंद्रीय सत्ता मुगल बादशाह सालम द्वितीय था। अब अंग्रेजों को पता चल गया कि ये सब खोखले हैं। तीन राजा ने एक ऐसा घराना, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो बक्सर जब उन्होंने 1764 में जीत लिया, अब अंग्रेजों को भारत में चुनौती देने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि तीन राजाओं को एक साथ हरा दिया, जिसमें केंद्रीय राजा, सेंटर का राजा मुगल बादशाह भी है। तो बक्सर जीतने के बाद अंग्रेजों को कॉन्फिडेंस आ गया। तो कहा जाता है कि प्लासी के अधूरे काम को किसने कंप्लीट कर दिया? बक्सर युद्ध ने। बक्सर जीतने के बाद कहते हैं कि अंग्रेजों को अब भारत में चुनौती देने वाला कोई नहीं है, और आगे वो बहुत जल्दी जल्दी अंग्रेज क्या करेंगे, बाकी जो रियासत है उनका क्या कर लेंगे, जो विलय करते चलेंगे। तो मैं लिख देता हूं थोड़ा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1764, 1764 में कौन सा युद्ध? बक्सर, ये जीता। बक्सर पड़ता है बिहार में, प्लासी कहाँ पड़ता है? बंगाल में। प्लासी तो भागीरथी नदी के किनारे है, बंगाल में। चलिए, तो कुल मिला के समझ गया कि इन तरीकों कि भारत की मेन सत्ताई बाना हरा दियो। और अब अंग्रेज धीरे धीरे भारत में टैक्स भी वसूलेंगे भाई, है ना। व्यापार तो वो करते ही करते थे, तो व्यापार के साथ साथ और काम भी वो लोग करेंगे। ठीक है, तो अब सर हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कि अच्छा, अब अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज भारत से टैक्स वसूलेंगे। तो अंग्रेजों की भू राजस्व नीति, ईआईसी की कौन सी नीति? भू राजस्व। देखो, ये बड़ा जो फाउंडेशन क्लास है, ये यदि बहुत अच्छे से कर ली तो थाने बाकी आगे पढ़ोगा तो ये मान के चलो कि थारो कितो प्रतिशत 50 से 70% काम कंप्लीट हो जाएगा, 30% ही काम बचेगा। भले ये फाउंडेशन क्लास है, उससे आप बच्चे की क्या समझ विकसित होती है। बाकी डाटा तो वैसे ही याद रह जाएगा, डाटा तो अपन याद करते ही करते हैं। अब अंग्रेज यहाँ की है कि धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर मतलब कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद में वह किए कि टैक्स तो ले से पहला तो राजा लोग टैक्स लेता। मान लो बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला, पहले तो सिराजुद्दौला टैक्स लेता था, अब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, अब टैक्स कौन लेगा? अंग्रेज ले। व्यापार तो करने लग रहे, प्लस राजा भी बन गए, जनता से टैक्स भी ले रहे हैं। अब आपने भारत का जगह राजा होता नहीं, भारत का राजा होता तो बे टैक्स नीतिगत ही टैक्स लेता। जी हाँ, मैं थाने बताया कि प्राचीन भारत में हमारे जितने भी राजा थे, प्राचीन भारतीय इतिहास में टैक्स कितना है?
1/6। 1/6 का मतलब कितना हो गया है? अरे गणित को नहीं आ गया था। 1/6 का मतलब कितना है? 16। 16 के आसपास। तो एक किसान के खेत के अंदर 100 क्विंटल अनाज होने लग रहे, तो 16 क्विंटल राजन दे दे तो कुछ ज्यादा खास फर्क कौन पड़े ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मध्यकाल में आप देखो, मध्यकाल में टैक्स कितना है लगभग ओवरऑल, यदि अपन बात करें ओवरऑल, वैसे तो मध्यकाल में बहुत से राज्य थे, लेकिन ओवरऑल हम बात करें, आपकी इतनी तो समझ विकसित हो ही गई है, बताओ कितना टैक्स था? है? अरे दिमाग लगाओ, कितना था मध्यकाल में? लगभग 1/3 मान लो, देख लो। वहां क्या है, 1/6। और यहाँ क्या है, मध्यकाल में आते आते क्या हो गया, 1/3। एक मतलब कि टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ रहा है। और इधर जब आएगा, कब? आधुनिक भारत में जब अंग्रेज टैक्स वसूलेंगे, तो कम वसूलेंगे कि ज्यादा वसूलेंगे? ज्यादा वसूल से भाई, सिंपल सी बात है, पीछे देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, बोले इतने चल रहा है, चलो बढ़ा दो इसको। तो अंग्रेजों की स्पष्ट नीति कि भारत का जैसे ज्यादा से ज्यादा क्या, यहाँ से उनको पैसे चाहिए, अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा पाने चाहिए, तो फिर क्या कर सिबे, तो टैक्स तो बढ़ाई सिबे, ये तो सिंपल है। एक चीज भी और कर सी, क्योंकि भारत में क्योंकि आपा पहला अंग्रेज आणो पहला, यदि आप बात करा तो आपने खाद्यान्न फसल आप खूब होता, खाद्यान्न फसल का मतलब खाने वाली फसल। तो भारत में अकाल वगैरह कौन पड़ता, क्योंकि खाने वाली फसल हम खूब होते थे। मान लो आवश्यकता है 100 क्विंटल की, और आप खाद्यान्न फसल कितनी बोने लग रहे हैं, 1000 क्विंटल बोने लग रही है। चाहे बारिश कम हो गई, तो मान लो बारिश कम हुई तो 500 क्विंटल अनाज हो गया, बारिश नहीं हुई बहुत कम हुई, फिर भी तो हमें चाहिए कितना, फिर भी 400 एक्स्ट्रा है। बाकी अनाज पशु खा लेता, आप पशुओं ने अनाज दे देता, ठीक है, तो आपने दिया काल कौन पड़ता। लेकिन पता है क्या हुआ, अंग्रेज जब आए ना, अंग्रेजों की स्पष्ट नीति थी, एक तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलना है, नंबर 1। नंबर 2, व्यापारिक फसलों को बुआना है। व्यापारिक फसल, क्योंकि अंग्रेज व्यापारी थे ना, तो उनको व्यापारिक फसल चाहिए। लेकिन अपन क्या बोलते थे, अपन व्यापारिक फसल का मतलब नहीं है, बहुत कम बोलते थे, मतलब केवल हमें खाद्यान्न फसल बहुत फोकस करते थे। तो अंग्रेजों का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक फसलें बोना और ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलना। व्यापारिक फसल बोने के लिए वो किसानों से कॉन्ट्रैक्ट समझौता करते थे। तो आपने पढ़ा होगा, हम पढ़ेंगे, 3 कठिया पद्धति, बिहार के चंपारण में जो जो आता है ना, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो सत्याग्रह क्यों हुआ था? इसी वजह से तो हुआ था। अंग्रेजों ने क्या, किसानों से कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जानो, समझौता कर रखियो कि आपको भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती बोना है। अब नील किसान खाएगा थोड़ी, खाएगा क्या? नहीं खाएगा। तो यदि व्यापारिक फसल ज्यादा बो सी, तो सामान्य सी बात है कि खाद्यान्न फसलों का एरिया कम होता जाएगा, खाद्यान्न फसलों का एरिया कम होता जाएगा, तो खाद्यान्न फसल कम होगी। और क्योंकि व्यापारिक फसल बोना भूमि के वे बंजर हो जावे, तो फिर वह भूमि भी काम की कौन रहे। तो कहने के एक ही अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा एक तो मान के लेनो टैक्स वसूलनो, दूसरा व्यापारिक फसलें भारतीय लोगों से बुआना था, तो उन्होंने जगह जगह से कॉन्ट्रैक्ट भी हम लोग देखेंगे। अच्छा, उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि व्यापारिक फसल बोने से भूमि बंजर हो गई, खाद्यान्न फसलों का एरिया कम हो गया, तो खाद्यान्न फसलों का धीरे धीरे उत्पादन घटता जाएगा। दूसरा, टैक्स वसूलना किन किस तरीके से विधियां थी कि भूमि का मालिक टैक्स लेने वाले को बना दिया अंग्रेजों ने, कि जो टैक्स वसूल रहे ना भूमि का मालिक हो, यदि किसान टैक्स नहीं दे रहा तो भूमि नीलाम कर सकता है। तो वह क्या कि अंग्रेजों की इस तरीके से आर्थिक नीतियों के चलते भारत में अकाल और भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई, किसान ऋणग्रस्त हो गए। और ऋणग्रस्त जब बढ़ गया, कर्जा जब बढ़ गया, तो जमींदार क्या कर देता था, उस भूमि को नीलाम कर देता था। तो इसलिए किसान क्या हो गए, भूमिहीन हो गए। तो ये स्थिति कर दी अंग्रेजों ने, ठीक है। तो तीन वो जो टैक्स वसूलेंगे, तो 3 टाइप की उनकी टैक्सेशन पद्धति है। अंग्रेज 66% तक टैक्स को ले गए थे। कितना परसेंट? 66। ठीक है, देखेंगे इसमें क्या क्या बातें हैं। तो अंग्रेजों की क्या उद्देश्य है भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी की भू राजस्व नीति का उद्देश्य क्या है? ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलना, टैक्स मैक्सिमम टैक्स वसूलना। और क्या करना, व्यापारिक फसलें
वो क्या करना है, बुआना। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा बताओ, बहुत इजी है। प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा भारत में अकाल, भूखमरी, अकार भूखमरी, किसान क्या हो गए बोलो, ऋणग्रस्त, ऋणग्रस्त हो गए किसान, ऋणग्रस्त होने के बाद भूमि उनकी क्या हो गई नीलाम, तो किसान क्या हो गए भूमिहीन। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको केवल समझना है। अंग्रेजा की राजस्व की नीति में तीन टाइप की, कितने टाइप की, तीन टाइप की। स्थायी बंदोबस्त, सुनते चलो आप तो बस। इधर कौन सी थी स्थायी बंदोबस्त, इधर कौन सी थी रैयतवाड़ी, इधर कौन सी थी रैयतवाड़ी, कौन सी थी रैयतवाड़ी, इधर कौन सी थी स्थायी बंदोबस्त, और इधर कौन सी थी महालवाड़ी, कौन सी थी महालवाड़ी। अब ठीक हो गुरुजी, वो केडंग हो है। ठीक है, मैं थोड़ा लिख देता हूं। ये कौन सी जगह है मद्रास, ये कौन सी है बंबई, ठीक है, ये कौन सा है बंगाल, ये गंगा यमुना द्वाब पश्चिम उत्तर पंजाब और उत्तरी राजस्थान मान लो। अब इन अंदर समझो थे, पहले स्टेट के मतलब शहर के नाम से प्रेसिडेंसी थी, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ऐसे ना याद रह जाएगा। तो अंग्रेज के काम करता स्टार्टिंग में, तो क्यों गठी आया था। तो ये बंगाल साइड और इस साइड है ना बिहार साइड, इस साइड अंग्रेज जो टैक्स लेता बह लेता, बिंगो नाम हो स्थाई बंदोबस्त। इनका बहुत सारा नाम है, इस्तमरारी, इजारेदारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी, इनका नाम है। ठीक है, हाँ नाम सारे याद रखना है। इनमें के सिस्टम तो अंग्रेज के काम करता है इन ठेको, क्योंकि अंग्रेज खुद टैक्स थोड़ी वसूलेंगे, वो किसान से टैक्स थोड़ी लेंगे। अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय लोगों के माध्यम से ही टैक्स वसूला। इम अंग्रेज ठेको दे देता, ठेको दे देता कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो माने टैक्स ले आके देसी बिन में ठेको देंगा, और बिन परसेंटेज सिस्टम उन तो, परसेंटेज सिस्टम उन तो, जी हाँ, कह दियो कि माने 100 क्विंटल ले आके दोगा जकन में 10% बिंगो फिक्स है। तो बताओ इंग अंदर बोली के लाग से कम लाग से कौन सी लाग से, ठीक है। तुम लोग आगे वो अंग्रेजा ने कहो कि मैं थाने 500 क्विंटल ले आ देंगा, दूसरा है बोली मैं 600 ले आ दूंगा, दूसरा है बोली मैं 1000 ले आ दूंगा। क्योंकि परसेंटेज सिस्टम था, जितना वो ज्यादा ला के देगा उस जमींदार की उतना क्या बचेगा, टैक्स कलेक्शन करने वाले की पैसा क्या बचेगा ज्यादा। उसने 100 क्विंटल ला के अंग्रेजों को दिया तो कितने क्विंटल उसके बचा, 10 क्विंटल मान लो, 200 कर दिया तो 20। तो बताओ ठेकेदार क्या करेगा, क्या करेगा, किसानों से पीट पीट के टैक्स लेगा वो क्योंकि उनको क्या चाहिए, टैक्स चाहिए जितना ज्यादा, जितना वो सूझ सके नहीं किसान। अच्छा एक भी अंग्रेजों से आगे के बन गया डायरेक्ट संबंध, तो अंग्रेजों को क्या फायदा हुआ, अंग्रेजों को फायदा हुआ कि ये बढ़िया है यार, एक तो ऊंची बोली लगती है तो किसानों को चूस चूस के हमें पूरा एकदम ला के देते हैं। दूसरा कभी कुछ गड़बड़ होगा तो हमारे हमारा एक वफादार वर्ग तैयार हो गया अंग्रेजों का। तो भारतीय लोग ही थे जो अंग्रेजों के क्या हो गए थे, चमचे बने। तो अंग्रेजों को बड़ा फायदा हो गया, ये बढ़िया है क्या। एक तो इनकम, कंपनी की इनकम फिक्स होगी, कंपनी की इनकम फिक्स किया हुई। मान लो कोई ठेको ले लियो, बोले मैं 100 क्विंटल ले आके दूंगा या 1000 ले आके दूंगा, तो अकाल पड़ो और ना पड़ो वो ठेकेदार खटून खटून 1000 बोरी ले आके ही देगो, फिक्स तो हो गया। और ज्यादा ले आसी तो ज्यादा भी टैक्स बचेगा। तो बताओ इम किसाना के वेगो बहुत भयंकर शोषण सुनो। तो ये तरह से व्यवस्था चल। मद्रास और बॉम्बे में कौन सी टैक्स कैसे लेते थे, वहाँ रैयतवाड़ी, रैयत का मतलब होता है किसान, वहाँ किसानों से डायरेक्ट संपर्क साधा, किसानों से डायरेक्ट संपर्क साधा और वहां से टैक्स लिया। लेकिन भले ही किसानों से डायरेक्ट संपर्क साधा तो अच्छी बात है, लेकिन इसका टैक्स जो रेट थी वो बहुत ज्यादा थी, तो इससे में किसानों का नुकसान होगा। मालवाड़ी क्या होगा, माल का मतलब होता है गांव या गांवों का समूह है। इधर अंग्रेज क्या करते थे, ये मालवाड़ी, मालवाड़ी में क्या करते थे, मालवाड़ी में गांव या गांव का समूह है, मान लो 5 गांव का समूह है, बटे एक आदमी ने बना दियो लंबरदार, क्या बना दियो लंबरदार। बोले तू 500 गाँव के लंबरदार, लंबरदार को मतलब इन पोस्टिंग दे दी, नियुक्त कर दियो, तेरो काम है तू टैक्स कलेक्शन करेगो फिर माने पहुंचागो। इन वास्ते आज भी देखो आपने उत्तरी राजस्थान या पंजाब हरियाणा में आपने देखा होगा, आज भी जो परिवार टैक्स वसूलते थे गांव में आज भी बोलते हैं उनको लंबरदार है ये, ठीक है ना। तो लंबरदार है, समझो कि अंग्रेजों के टाइम में जो टैक्स कलेक्शन का काम करते थे उनको लंबरदार बोलते थे। तो इन तीनों ही व्यवस्था खराब है कुल मिला के, इन उद्देश्य टैक्स ज्यादा से ज्यादा वसूलनो। तो हमने यहाँ लिख दिया कि अकाल,
भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई, किसान ऋणग्रस्तता बढ़ गई और किसान क्या हो गए, भूमिहीन हो गए। तो अंग्रेजा इस तरीके से भारत का क्या किया, शोषण किया। ये मैं बता रहा हूँ। प्लासी कब जीता था, 1757। और 100 साल तक शोषण किया 1857 में, इसलिए 1857 की क्रांति, जिस क्रांति में बहुत सारे कारण है, लेकिन एक कारण ये भी है कि किसान लोग भी क्या है, अंग्रेजों के प्रति किसानों में भी क्या था, गुस्सा था। अब होता क्या था कि अंग्रेज आणो पहला अपने गांव होना, गांव गांव में भी आप मराठा पढ़िया जाके हम थाने बलूत बताया, बलूत बताया ना, क्या है बलूत है, छोटा मोटा गांव में उद्योग है जहाँ, कुम्हार हो गया, मिट्टी का बर्तन चाहिए, कुम्हार, ठीक है, ऐसे। तो आपने अंग्रेज आणो पहला देखो आपने, क्यों भारत तो गाँव को देश, आज भी गाँव को देश है, तो आपने गांव अपने आप में सेल्फ डिपेंड है। गांव वालों को कहीं मार्केट जाने की आवश्यकता ही नहीं थी कि यहाँ गांव के अंदर के खूब अनाज हुए, अनाज ज्यादातर वे खाद्यान्न बोनता तो खुद खा लेता, पशुओं ने अनाज खिला देता। और जो छोटे मोटे हस्तशिल्प उद्योग, जी अपन गाँव में क्या चाहिए, मटका चाहिए और क्या चाहिए है, किसान कृषि करते हैं तो मशीनीकरण तो था नहीं, ठीक है। तो कृषि के जो यंत्र है वे भी गांव में बना दें, तो कौन, सुतार, कुम्हार, बर्तन बर्तन बना दें तो सारो काम किए चल जाते, तो गांव वाला गांव बाहर के जाने की जरूरत ही कोई नहीं, एकदम किसान एकदम खुश थे, हम आत्मनिर्भर थे। लेकिन गड़बड़ क्या हुआ, गड़बड़ तो अंग्रेज आने की वजह से हो गया सारा। अंग्रेज आने की वजह से क्या हुआ, ठीक तो किसान है, किसानों के पास इनकम खत्म हो गई, मतलब भूखमरी काल की स्थिति पैदा हो गई, किसान भूखमरी आ गई। दूसरा, जो हमारे छोटे मोटे उद्योग थे वो भी नष्ट हो गए। कैसे, अपने हस्तशिल्प टाइप उद्योग थे, लघु उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग टाइप, और हम हस्तशिल्प उद्योगों से काम चलता था। और इंग्लैंड में, उधर यूरोप में क्या हो चुका था, औद्योगिकरण, सारा काम हो तो वह मशीनीकरण हो चुका, सारा काम किससे होता है, मशीनों से। तो वहाँ इंग्लैंड का बनाया हुआ माल यहाँ लाकर वो क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो इंग्लैंड के मशीनीकरण युग के आगे हस्तशिल्प उद्योग टिकेंगे क्या, नहीं टिकेंगे। तो हमारे जो हस्तशिल्प उद्योग थे वो भी क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो अपनी अर्थव्यवस्था भी पूरी की होगी, चौपट हो गई, याद रह जाएगा। तो कुल मिला के हमारे हर वर्ग में क्या था, अंग्रेजों के प्रति असंतोष था। इसलिए हम पढ़ते हैं कि 1857 से लेकर, सॉरी 1757 प्लस से, और 100 साल बाद, पूरे 100 साल बाद, जब 1857 की क्रांति हुई, तो पूरे 100 साल में अंग्रेजों के प्रति भारत के हर वर्ग में असंतोष था, और जिसका परिणाम ये हुआ कि 1857 की क्रांति होगी। इस 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने इस क्रांति का दमन कर दिया। तो अब एक चीज आप ध्यान रखनी था कि अंग्रेजा की जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई भाई, एक प्राइवेट कंपनी, लेकिन कोई भी देश की प्राइवेट कंपनी है भाई, यदि विदेश से हम कोई व्यापार करने लग रही है तो बिंगो खातो हर साल इंग्लैंड की सरकार के सामने होगा, ऑडिट तो उनके सामने होगी भी, इस कंपनी का टर्नओवर इतना है, इतने प्रॉफिट में रही। तो इंग्लैंड की सरकार को बड़ा आश्चर्य था कि यार एक प्राइवेट कंपनी भारत से बहुत पैसा कमा रही है, लेकिन कमा रही है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के उधर जा रहा है। तो इंग्लैंड सरकार ये चाह रही है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी कोई गलती करे और आप ये कंपनी को शासन ही खत्म करेगा, भारत को शासन अपना हाथ में ले लिया, क्योंकि सारों वांगो सेट कर मामलो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत को सेट कर दिया था। तो बा गलती इंग्लैंड की सरकार मानी कि 1857 की जब क्रांति हुई, तो अब भारतीय लोगों ने गलती को नहीं, इंग्लैंड सरकार को मानना, आ गलती की है प्राइवेट कंपनी की, कहनी तो शोषण कर दियो कि लोगों को दिमाग खराब हो गया, और लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मैंने बताया कि विद्रोह का क्या कर दिया, दमन कर दिया, लेकिन इंग्लैंड की सरकार को तो बहाना चाहिए था। उन्होंने अगले ही साल 1858 का क्या पारित किया इंग्लैंड की संसद में, एक्ट 1858 का अधिनियम। और उस अधिनियम में वो लाया इसलिए गया था कि भारत पर अब शासन प्राइवेट कंपनी नहीं करेगी, उसके साथों तो शासन अपने हाथ में ले लिया। अब 1858 से लेकर 1947, मतलब 90 साल भारत पर किंग को शासन होगा, इंग्लैंड की सरकार को शासन होगा। इंग्लैंड की जो भी सरकार होगी, जो जिस भी पार्टी की सरकार होगी, उसका शासन होगा भारत। तो समझ रहे हो, भारत पर मतलब दो टाइप को शासन रहा है, 58 तक तो एक प्राइवेट कंपनी को, बिंग बाद में इंग्लैंड की सरकार को शासन रहा है। एक्ट था 1858 को अधिनियम। 1857 की क्रांति के बारे में तो मैं कुछ मोटी मोटी बातें बता दूंगा यहाँ, क्योंकि फाउंडेशन में तो हम उतना ही पढ़ पाएंगे, डिटेल्स में जब हम स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी बातें आएगी।
हाँ, देखो, तो नेक्स्ट अपन देखेंगे 1857 की क्रांति। हालांकि राजस्थान के संदर्भ में आप पढ़ना तो भी मैं था ना भारत के संदर्भ में काफी बात था ना बतावा, क्योंकि 1857 की क्रांति चिकटी पढ़ो, लेकिन आप मूल बात तो बता नहीं पड़ा था ना, तो इन बारे में तो बार बार था ना बताई दी, तो मैंने लगा ज्यादा बात करनी है अपन जरूरत को नहीं। देखिए, दिल्ली का मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह कौन? बहादुर शाह सेकंड। अंग्रेजों का उस समय गवर्नर जनरल कौन था? शाबाश, कैनिंग। इसके अंडर कौन था वो? कैंपबेल। चलो, 1857 की क्रांति में आपने मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड जफर, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था कैनिंग। ठीक है, कैंपबेल, क्योंकि विद्रोह जैसे ही हुआ तो क्रांति को दमन करने को जिम्मो किन सौंप्यो? कैंपबेल। याद रहे जी नहीं था ने। अब आप थोड़ी थोड़ी बातें कर लिया कि 1857 की क्रांतियों हल्को से पहला आप देखा कैनिंग से पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी। ए जगह सब लोग है ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्य का विस्तार करियो कि गवर्नर जनरल 4-5 साल रहे तो डलहौजी के काम करियो, कहे कि डलहौजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे ज्यादा यदि विस्तार किसी के शासन काल में हुआ तो डलहौजी के शासन काल में हुआ। डलहौजी की वो नीति जिसके तहत बहुत सारे राज्यों को मिलाया गया था। कौन सी नीति? गोद निषेध नीति या राज्य हड़प नीति। हाँ, डलहौजी चला गया, कैनिंग आया, कैनिंग के आते क्या हो गई? क्रांति हो गई। क्रांति के क्या कारण है? वही परंपरागत आप पढ़ते हैं। कितने कारण बता रखे हैं आपको? कितने कारण हैं? मैं संख्या पूछ रहा हूँ। अब तो इतना पढ़ा दिया, आपको याद होना ही चाहिए। कितने? चार नहीं है, तो हम शाम को नहीं आते ना, इसलिए टाइम लगेगा। कितने कारण? 4+4 कितने? 8। चार पक्ष फिक्स है आपको: सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है, इसमें सामाजिक कारण में क्या है कि આપણો समाज रूढ़िवादी है, आज भी रूढ़िवादी है, बिन टाइम और ज्यादा रूढ़िवादी हो। अंग्रेजा कई कुप्रथा है, सामाजिक कुप्रथा बने खत्म करने को प्रयास कियो, लेकिन रूढ़िवादी समाज ने यह सोचा कि ये हमारी कल्चर को नष्ट कर रहे हैं। जैसे सती प्रथा, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में एक्ट 17 के तहत सती प्रथा को वैध घोषित कर दिया। तो कुल मिला के अंग्रेजों ने कुछ सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन रूढ़िवादी समाज ने अपनी संस्कृति पर कुठाराघात माना कि हमारी कल्चर को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। तो एक तबका अंग्रेजों के ये विरोध हो गया। नेक्स्ट, राजनीतिक कारण में हमने क्या बताया था? राजनीतिक कारण में हमने 3 बातें पढ़ी थी। वेलेजली ने सहायक संधि प्रथा के तहत कुछ राज्यों को मिलाया था ना। फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने आश्रित पार्थक्य या अधीनस्थ सहयोग संधि के तहत बहुत से राज्यों के साथ ये संधियां की थी। वो राजा परेशान थे, संधियां की जब पता नहीं चला, बाद में पता चला ये तो गलत हो गया। है हुयो को नहीं हो? अरे यही होता है, आप काम करा भी टाइम पता थोड़े लगे, आप सोचा रहे यार बढ़िया है, इसमें तो मजा आ रहा है, बाद में पता चलता रहे यार ये तो खराब हो गया काम पूरा ही। है जैसे आदमी नारायण शादी करता है ना, तो उसको लगता है कि मजा आ गया, लेकिन कुछ समय बाद बहुत बुरा लगता है। सही बात है ना? वो उससे पूछे ना कि जीवन में तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है, तो वो कहेगा कि शादी करना सबसे बड़ी क्या है? गलती। समझ रहे हो बात? हंसने वाली बात नहीं है, ये सही बात है? ऐसे कहने से नहीं, तुम तुम्हारा कुनबा बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, शादीशुदा आदमी है ना, वो आप वो सोचा कि यार मतलब वो क्या सारा प्रमोट कर से बोले बोले बहुत बढ़िया फायदा है इसमें, पुण्य कौन का यार बहुत नुकसान है, क्यों वो आपको काफी लोग बढ़ाना चाहे, है ना? तो तुम ऐसा ही कर रहे हो। है ना? हाँ, इनके झांसे में नहीं आना है कि नहीं है? मैं तो ना बताऊं, एक प्रेमी और प्रेमिका वे के वे बहुत लंबे समय से वो दोस्त थे, एक दूसरे से कभी कभार मिल लेते थे, बहुत कम मिलते थे। नारायण, समझ में आ रही है बात? तो वो मतलब काफी लंबे टाइम से दोस्ती होगी। अब वो लड़की जो प्रेमिका है, नहीं प्रेमी कह रहा है उसको, प्रेमी कह रहा है, इस बार ध्यान रखना, बाकी हमेशा प्रेमिका कहती है।
इस बार कौन कह रहे हैं? प्रेमी कह रहा है कि देखो अब अपन शादी कर लेते हैं, अब उचित समय, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन प्रेमिका बहुत सियाणी, अटपटेड़ी बा, बड़ा बात कही। भी प्रेमी ने बात कही, बस सियाणी बहुत ही, बड़ा बात कही कि देख ऐसा है कि हम कभी कभार मिल लेते हैं, महीने में 2 महीने में बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं, बैठ लेते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, और हमारा बहुत बढ़िया प्रेम चल रहा है। लेकिन यदि हम शादी कर लेंगे ना, तो हम एक दूसरे पर बोझ बन जाएंगे। तुझे लगेगा कि मेरी तेरे पे जिम्मेदारी है, और मुझे लगेगा कि अब तो बहुत ज़्यादा बंदी सी हो गई। यदि प्रेम को प्रेम ही रहने देना है, तो हमें शादी नहीं करनी है। तुम नदी के उस पार रह रहे हो, मैं नदी के इस पार रह रही हूँ। जब मन होगा तुम आ जाना, नाव में बैठकर चाय पी लेंगे, फिर बातचीत करके तुम उधर चले जाना, हम इधर चले जाएंगे, लेकिन एक दूसरे पर बोझ नहीं बनेंगे। वो सिलसिला आज तक चल रहा है। वो कभी कभार चाय पीने के बहाने बैठते हैं, मिल लेते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने क्या नहीं की, शादी नहीं की। दोनों की उम्र है 117 साल। दोनों बहुत खुश हैं। नारायण, समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, तो बहुत ज्ञान है। ठीक है, तो हम कहाँ थे? हैं? क्या कह रहे हो? नदी तो हम कहाँ थे? नदी के किनारे थे। ये बातें आप समझ में नहीं आ रही, बाद में समझ में आएगी। को यार ये बात तो हम तो उस टाइम यार कुछ पता ही नहीं चला। कुछ बातें ऐसी होती है कि बहुत बाद में समझ में आती है। ठीक है, तो हम इधर देख रहे थे, राजाओं के साथ ऐसा ही हुआ था हमारे। वो अंग्रेजों से संधि कर रहे थे ना, उनको मजा आ रहा था कि यार ये तो बढ़िया काम हो रहा है, ये अपने को ये सिक्योरिटी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, अपने कुछ करना ही नहीं है। बाद में पता चला यार ये तो गड़बड़ होगा, हमारा तो साम्राज्य ही चला गया। तो आपने जितना भी राजनीतिक कारण बता रहा हूँ, आपने जितना भी राजा बेके है कि उन्होंने संधियां कर ली, धीरे धीरे अंग्रेजों ने उनके रियासत को अपने में मिला लिया, तो वो राजा दुखी थे। वो सोच रहे थे कभी मौका मिलेगा तो इन अंग्रेजों को बताएंगे। तो राजनीतिक कारण में जितने भी राजा जिनका रियासत या साम्राज्य जा चुका था, वो पुनः प्राप्त करने के लिए लालायित थे। लालायित समझ रहे हो? वैसे ही लालायित ये थे। राजनीतिक कारण के बाद सामाजिक पड़ लिया। धार्मिक कारण मैं बता रहा हूँ, हमारे भारत में बहुत से प्रकार के, नाना प्रकार के क्या रह रहे हैं, धर्मावली रहते हैं। नाना प्रकार जानते हो? बहुत सारे प्रकार के। तो अंग्रेज बैठे बांगे संसद में 1813 को एक चार्टर एक्ट पारित हुई। बीमा बात कह दी, बोले ईसाई मिशनरी भारत में जाके पूरी देश में जाके धर्म प्रचार कर सके। और ईसाई मिशनरी मतलब ईसाई धर्म की संस्थान बैठ भारत आई। और भारत हमारे यहाँ क्या है कि गरीब लोग बहुत है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, तो संसाधन वितरण सारांगन बहुत कम कम पाती है। तो अपने गरीब लोग बहुत है। अंग्रेजा के हो कि देखो तुम्हारे धर्म की वजह से तुम गरीब हो, तुम हमारा धर्म अपनाओ, हम आपको पैसे देंगे, नौकरी देंगे। तो बताओ, तो जो निम्न वर्ण के किसी भी धर्म के लोग थे ना हमारे, सब क्या बन गए? अंग्रेज। बोले मजा आ रहा है यार, इधर कुछ करना ही नहीं है यार, बहुत सा क्या है, पैसा है ना। तुम सोच रहे हो अब वो नहीं आ रहे कि अब कहाँ है नौकरी करते हुए तैयारी करते हुए 7-8 साल हो गए, नौकरी नहीं लग रही, ये काम आसान है? समझ रहे हो बात? अभी भी है, लेकिन चुपके नीचे नीचे चल रहा है मामला। नीचे नीचे जाना होगा। हाँ, हाँ, सब जो मतलब थोड़ा पिछड़ा इलाका होता है ना, तो वहाँ ये चीजें चलती रहती है। अभी भी आपने अभी आपने देखा होगा। तो भारत का निम्न वर्ण जो भी था ना, किसी भी धर्म का, वो ईसाई बनता जा रहा था। तो जो धर्माचार्य थे, उनका दिमाग खराब हो गया, बाबाओं का, सारे बाबाओं का दिमाग खराब हो गया, चाहे किसी धर्म का हो, कि ये अंग्रेज बुरे लोग हैं, इनको मारेंगे। धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक। आर्थिक कारण आपको बताया दिया, अभी बताया था। भारत में लघु उद्योग वगैरह जो भी छोटे मोटे उद्योग थे, असली वो नष्ट हो गए, और किसान भूमिहीन हो गए। तो उनके का भी दिमाग खराब था। तो कितने कारण पढ़ लिए हमने? चार। चार हो गए। अब चार और बताया जाएगा को, प्रशासनिक कारण, पांचवा। प्रशासनिक कारण का मतलब क्या है? पढ़े लिखे भारतीय लोग थे ना, चाहे कितना ही बड़ा विद्वान हो, कितना ही बड़ा पढ़ा लिखा हो, अंग्रेज लोग उसे प्रशासन में बड़ा पद नहीं देता था। बाबूजी बना देता, एलडीसी प्रमोशन करके यूडीसी बना देता, मतलब कागजिया रगड़ने वाला काम हो, फैसला लेने वाला कोई काम नहीं था। तो पढ़े लिखे लोग नाराज थे कि यार अंग्रेज लोग हमें क्यों नहीं बड़े पोस्ट पर, प्रशासन में हमारी भागीदारी क्यों नहीं बढ़ा रहे। इसके बाद कौन सा? सैन्य कारण। सैनिक
क्योंकि अंग्रेज कितने थे, 1000 2000 4000, अरे बट जनसंख्या भी ही कम है, तो इतनी दूर आन न कर सके। थोड़ा बहुत अंग्रेज बहुत कम आ, लेकिन फिर भी इतने बड़े देश पर अपने लोगों के माध्यम से ही उन्होंने कब्जा कर रखा था, है ना। सेना में भारतीय लोग ही तो थे, तो भारतीय सेना में मैं भर्ती करता ना, तो मैं ना सैनिक हवलदार बनाता, यूं ज्यादा कौन बनाता। एक पैसा भी कम देता, भोजन भी खराब देता, रहने वहने की इतनी बढ़िया व्यवस्था को नहीं होती बजाय अंग्रेजों के, तो फिर वो सैनिकों को दिमाग खराब हो, समझ गए बात। उसके अलावा कई और कारण, अन्य कारण, मुगल बादशाह को उनका घर लाल किला खाली करने को बोल दिया अंग्रेजों ने कि तुम अपना घर खाली करो। भले ही अंग्रेज शासन करता, लेकिन भारतीय जनता की आस्था के राजा के प्रति वो लोगों में सम्मान था कि यार हमारा राजा, भले ही वो लाल किले का माई रहन तो भी कोई कुछ को नहीं हो, लेकिन फिर भी जनता का, अपनी जनता के भावनात्मक ज्यादा है हमारी, है ना। ठीक है, कोई भी आ गए भाव करते हुए, करे कौन करे, करते हैं ना, नहीं करते। नेताजी आते हैं, नेताजी रो देते हैं, 5 साल बाद जनता नेताजी को वोट दे देती है कि नहीं है। बाबा लोग आते हैं, बाबा लोग आके कथा करे, कथा कर सी, जिन आंख पर वो कोई लगा ले सी, और जो रोने वाली कोई कोई प्रसंग होगा उसमें कथावाचक रो रहा है और जनता भावुक हो गई, और कथा के सामने बाबा जी कैसे बोले कर दो दान, बोलो कर दियो 50 लाख 20 लाख। बाबा जी का काम चल रहा है यूरोप में, बच्चे कहाँ रह रहे हैं, लंदन में, हैं, समझ रहे हो बात। पत्नी कहाँ रह रही है, ऑस्ट्रेलिया में, समझ गए बात। तो ये सब चलता है इधर, ठीक है ना, क्योंकि जनता आज भी तो ऐसे ही है, तो ऐसे ही रहेगी, सुधर भी नहीं सकती ना, है ना, समझ गए बात। नेक्स्ट देखो, अपना मार्केट बहुत तगड़ा है, हर फील्ड के लिए बड़ा तगड़ा मार्केट है, अभिनेता के लिए भी बड़ा गया है, किसके लिए मार्केट नहीं है, पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ है। चलो नेक्स्ट, हम कहाँ आ गए, हाँ, तो मुगल बादशाह को घर खाली करने के लिए उन्होंने बोल दिया, तो भारतीय जनता का दिमाग खराब हो गया। हालांकि दिमाग क्यों खराब करे भाई, क्या मतलब है लेकिन जनता का दिमाग खराब हो गया। एक अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज चलते चलते, अब अंग्रेज तो अंग्रेज था, ध्यान अभी भी देखो, तो अंग्रेज चलते चलते बदमाशी कर देते थे, उन्होंने अवध की बेगमों से बदमाशी कर दी थी, तो हमारे लोग क्या हो गए, नाराज, बोले हम तो नारियों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, और तुम लोग क्या कर रहे हो, छेड़खानी कर रहे हो। तो ये लोगों का दिमाग खराब हो गया। फिर तत्कालिक कारण, कारण तो बहुत सारे थे, तात्कालिक कारण क्या हुआ, तात्कालिक कारण यह हुआ बैरकपुर, बैरकपुर में छावनी थी, और छावनी के अंदर क्योंकि ज्यादातर सैनिक कहाँ से थे, यूपी बिहार के सैनिक थे ज्यादातर अंग्रेजों की सेना में, यूपी और बिहार के सैनिक थे। आज भी भारतीय सेना में देखो कहाँ के लोग ज्यादा मिलेंगे आपको, सेना में यूपी बिहार के लोग ज्यादा मिलेंगे, वजह क्या है, जनसंख्या ज्यादा है सिंपल सी बात है, आदमी ज्यादा है, तो उस हिसाब से। तो मंगल पांडे नाम का एक ब्राह्मण सैनिक है, वो भर्ती हो जाता है सेना में, बैरकपुर बंगाल में सैनिक छावनी के अंदर वो भर्ती हो जाता है, वहाँ उसकी ड्यूटी व्यूटी थी। और उधर मामला क्या था, उस समय अंग्रेजों ने एक राइफल चेंज किया था, राइफल का मतलब समझ गए बंदूक, इनफील्ड की ब्राउन बेस राइफल की जगह इनफील्ड नई राइफल लगाई। भी राइफल के अंदर जो कारतूस डालता नहीं, कारतूस मतलब गोली, उनको मुंह से काटना पड़ता था, ठीक है। और ये अफवाह फैल गई कि कारतूसों में अंग्रेज हमारा धर्म नष्ट करवाने के लिए इन कारतूसों में गाय सूर की चर्बी लगा दी। हालांकि अंग्रेजों ने बाद में जांच भी करवाई थी, आयोग भी बनाया था, सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये अफवाह फैल गई कि गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, गाय की चर्बी का मतलब हिंदू का धर्म नष्ट हो रहा है, सूअर की चर्बी का मतलब मुसलमान का धर्म नष्ट हो रहा है, और ये दो ही बड़े तबके थे, तीसरा था ही नहीं इतना। तो इनका हो गया दिमाग खराब। मंगल पांडे क्योंकि ब्राह्मण था, पूजा पाठ करने वाला आदमी हो, और बड़ा बात सुनी तो बिंगो दिमाग खराब हो गया। वो सुबह सुबह परेड मैदान में गए, 29 मार्च की बात है, 29 मार्च, क्योंकि सुबह सुबह परेड है, आप फोर्स में जाएंगे, आपको फिट रखने के लिए चाहे आप 60 साल लगाओ चाहे 50 लगाओ, तुम्हें पीटी परेड करना ही होगा सुबह, ठीक है। तो परेड मैदान में गए, और परेड मैदान में जब गया तो मंगल पांडे ने, दो अंग्रेज अधिकारी आए थे, बाग और ह्यूसन, तो बाग ह्यूसन की गोली मार कर वहां दोनों को मार दिया, और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को क्या दे दी, फांसी। जब मंगल पांडे को फांसी दी तो इस बात की खबर मिलती है कहाँ, क्योंकि यूपी का था, तो यूपी में इस बात की खबर
पहुंचती है तो यूपी के लोग नाराज हो गए, क्योंकि यूपी का एक तो अंग्रेज खुद इस बात को मान रहे हैं कि यूपी के साथ ज़्यादा पंगा नहीं करना, कि यूपी के लोग अंग्रेजों की सेना में बड़ी संख्या में है। ठीक है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह पड़ती है मेरठ। तो मेरठ के सैनिक छावनी के लोगों में जब ये बात पहुंची, तो यूपी का ही था कौन, सैनिक मंगल पांडे, भले ही पोस्टिंग उसकी बैरकपुर में थी। तो हमने क्रांति स्टार्ट करने का दिन तय कर रखा था कब, 31 मई। लेकिन जब इस बात की सूचना मिली मेरठ, और मेरठ वहाँ के लोग अग्रेसिव है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग अग्रेसिव है, तो वो ज़्यादा दिमाग खराब हो गया। तो समय से पहले 31 मई की जगह 10 मई को ही 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांति का बिगुल बजा दिया, मेरठ के सैनिक छावनी को लूटा। 10 मई को क्रांति की शुरुआत। वो दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली पर कब्जा करते हैं, लाल किला पर कब्जा करते हैं, अंग्रेजों को भगाया, और बहादुर शाह सेकंड जफर, जो 85 साल का बूढ़ा आदमी है, उसको भारत का उस लड़ाई का सेनापति बनाया और भारत का बादशाह घोषित किया। अब क्योंकि क्रांति है ना, क्रांति एक तो दिक्कत गई कि क्रांति आपने इतनी बढ़िया संचार और परिवहन का साधन कौन है, क्रांति हुई, लेकिन वो अलग अलग समय होती है, अलग अलग जगह होती है। भारत बहुत बड़ा देश है और ज्यादातर इसके सेंटर उत्तर भारत में थे, और वही अलग अलग जगह क्रांति हो रही है। और अंग्रेजों के पास दूरसंचार परिवहन के बढ़िया साधन है, बढ़िया उनके क्या है, बढ़िया हथियार है, अत्याधुनिक हथियार है, और भारतीय राज्यों को उनको सपोर्ट है। तो अंग्रेजों ने एक एक करके, भले ही क्रांति की यहाँ के लोगों ने कुछ टाइम तक अंग्रेजों को उस इलाके से भगा दिया, लेकिन भारत तो बहुत बड़ा है, अंग्रेज दूसरी जगह चले गए। एक एक करके उन्होंने धीरे धीरे क्रांति का दमन कर दिया। दमन करने के लिए जो कौन सेनापति, कैंपबेल, कैंपबेल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन मेन सेनापति कैंपबेल था। उन्होंने क्रांति का क्या कर दिया, दमन कर दिया। इस तरीके से क्रांति का दमन भले ही कर दिया, लेकिन इंग्लैंड की सरकार ने 1858 का एक्ट पारित करके भारत से अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, और इंग्लैंड की सरकार का भारत पर अब शासन होगा 1858 के एक्ट के बाद। इंग्लैंड की सरकार का मतलब, हमारे भारत में संवैधानिक प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। वैसे इंग्लैंड में वहाँ के संवैधानिक प्रमुख कौन है, महारानी, पीएम थोड़ी है, महारानी। ठीक है। तो आप किताब में पढ़ते हो कि ब्रिटिश क्राउन, महारानी का शासन स्टार्ट हो गया। महारानी का मतलब वो तो उनके नाम से होता है। इंग्लैंड सरकार का शासन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब इंग्लैंड सरकार शासन करेगी भारत 48 से लेकर 1858 से लेकर 1947, लगभग 90 साल। क्लियर है। तो आगे आप देखांगा कि बात है। अभी तक आप के पढ़े हल्को सो आप रिविजन कर लिया, क्योंकि समझने वाली बातें हैं ये सारी। आधुनिक भारत जैसे हमने स्टार्ट किया, तो आधुनिक भारत में हमने क्या देखा, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, पीडीडीएफएस, पुर्तगाली, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। उस समय क्या था, उस समय उत्तरवर्ती मुगल काल जब शासन हम देख रहे हैं, ये राजा बड़े कमजोर होते हैं और मुगल साम्राज्य का विघटन होता चला। तो तीसरा टॉपिक सर हमने क्या पढ़ा, ये हमने देखा मैप के अंदर। ठीक है, तुम लेट आए, ये दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, जो लेट आए हैं उसका ध्यान रखेंगे। मैंने कहा ना 9:15 का मतलब 9:15, ये लिख दिया तो इसका मतलब मैं रेडी हूँ उस दिन। ठीक है, और जल्दी निकलना है, इसलिए तो हमेशा की तरह ये नहीं बताएंगे पीछे वाला, ये भी ध्यान रख लेना। तुम सोचते हो कि चलो चल जाएगा, रिवीजन में आ जाएगा, नहीं। ठीक है। यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के समय क्या हुआ, क्या स्थिति थी, मुगल बादशाह कमजोर, प्रांतीय स्वतंत्र राज्य सेंटर से कट हो रहे थे, और इसी से अहमद शाह अब्दाली का, इन प्रांतियों में सबसे मजबूत मराठे थे जिन्होंने दिल्ली की सिक्योरिटी जिम्मा ले रखा था, और इधर के अहमद शाह अब्दाली का हमला हुआ। तो स्थिति ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत बढ़िया हो गई। कैसे कि एक तो छोटे छोटे राज्य बन रहे थे, मुगल राजा कमजोर होता, उसमें भी मराठों का डर था, लेकिन अहमद शाह अब्दाली के अटैक से पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे पूरी तरीके से हार गए। ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, और भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए इससे बड़ी अनुकूल स्थिति उनके लिए हो नहीं सकती। 57 में जिन्होंने प्लासी को जीता, प्लासी को जीता तो बंगाल जीता, 64 में बक्सर को जीता, तो तीनों संयुक्त सेनाओं को हराया, जो अपने आप में बड़ी बात थी। गुर्जर के ईस्ट इंडिया कंपनी अब साम्राज्य विस्तार कर सी, मैसूर ने राणा वास्ते 4 लड़ाइयाँ करी, मराठान 3 और सिखान 2, बाकी धीरे धीरे करके सब उन्होंने धीरे धीरे करके भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्य का विस्तार हो गया। अब आपको बताया कि ये विस्तार तो कर लिया, अब भारत में ये क्या देखेंगे, अंग्रेजों की भू राजस्व नीति, ज्यादा सा टैक्स लेना है, व्यापारिक फसलें ज्यादा बोने, प्रभाव क्या हुआ, अकाल भूखमरी की स्थिति, किसान ऋणग्रस्त हो गए, भूमिहीन हो गए। सर कितने प्रकार की वो टैक्स सिस्टम था,
3 स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी, इसमें क्या क्या बातें हैं वो हमने देखी। ठीक है, 100 साल, पलासी के 100 साल बाद क्रांति होती है। क्रांति के आपको कितने कारण बताए? 8 कारण बताए, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सैनिक कारण, अन्य कारण और तात्कालिक कारण। क्रांति भी, क्रांति का परिणाम हमने देखा, और 1858 का हमने एक्ट देखा। तो कुल मिला के यूरोपीय कंपनियां भारत में आना ले गए, आप 1858 के एक्ट की यहाँ पर बात करिए। अब बात हर दिमाग में याद रखनी है। अब क्योंकि देखो ऐसा है, सारी बातें लिखी जाए कोनी और ना ही लिखनी वे, ना ही बच्चों एग्जाम के टाइम या एग्जाम पहला या बने बिया बांझ वो करेगो। एक बार आपको सब्जेक्ट की समझ विकसित करनी है, उसके बाद तो बहुत जल्दी जल्दी आप 1 घंटे में पूरा भारतीय इतिहास रिवीजन मार सको, यदि आपकी समझ विकसित है तो। और यदि थे आज पढ़ाई के सिस्टम है उसको चेंज नहीं कर रहे तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि चेंज नहीं कर रहे तो फिर परिणाम भी चेंज थोड़ी होगा। यदि हम वैसे ही पढ़ रहे हैं तो वैसे ही रिजल्ट आएंगे जैसे पहले आ रहे हैं। यदि रिजल्ट कुछ अलग लेके आना है तो हमें थोड़ा सा पढ़ाई का तरीका भी थोड़ा अलग अडोप्ट करना पड़ेगा। तो हर 6 महीने बाद में नेट को पेपर हो, नेट को पेपर देख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें थाने सीखने नहीं मिले कि पेपर में कई तरीके की चीज़ें घुमा घुमा के पूछे, तो तुम्हारे माइंड का एक तरीके से प्रैक्टिस होगा। बाकी आपने तो टेस्ट ही चलने लग रही, वो पेपर देने लग रहे हो। हाँ सर लेवांगा टेस्ट टेस्ट लेवा, तैयारी करके आए हो हैं? अभी तो आप 5 मिनट करो रेस्ट, फिर अपन एक क्लास और लेंगे ना, फिर देखेंगे।